Hello दोस्तों, welcome back once again to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population। तो साथियों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं आज के हमारे इस वन शॉट की वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सॉलिड स्टेट के बारे में। तो चलिए जल्दी जल्दी आ जाइए, जल्दी जल्दी आ जाइए। और इस वीडियो को हम शेयर कर देते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, जो कि है बिलियन एजुकेशन। साथियों, तो आपको इस वीडियो की नोट्स जो है वहां पे मिल जाएगी। नमस्ते नमस्ते सोनाली, चलिए शुरू करते हैं। तो जब हम सॉलिड स्टेट की बात करते हैं तो आप सबको पता है, सॉलिड मतलब ऐसी कोई भी चीज जिसे हम भेद ना पाए। अरे सर, ये कैसा भेद है, उसे मैं बताना चाहूंगा आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। एनी सब्सटेंस में एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड और गैस, लेकिन हम तो इंटरेस्टेड है यहाँ सॉलिड में। सॉलिड कब आएगा? नमस्ते नमस्ते एवरीवन। तो सॉलिड स्टेट तभी आता है जब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। थैंक यू सोनाली। जब अट्रैक्टिव फोर्स काफी ज्यादा होता है, यहां देखिए लिखा है टेंडेंसी ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन और स्केपिंग टेंडेंसी, मतलब दूर दूर जाने की। अगर पार्टिकल दूर दूर जाएंगे, तब वो गैस बना देंगे, सॉलिड नहीं बनाएंगे मेरे भाई। समझे? पार्टिकल को नजदीक आना है, समझ में आया? दूरियों को कम करना है, नजदीकियों को बढ़ाना है। तो यहाँ पे देखिए म्यूचुअल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होना चाहिए, तो मिल जाएगा आपको कौन सा स्टेट? जी हाँ, सॉलिड स्टेट। और उसके अलावा हम कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि आज तो हम बात करने वाले हैं सिर्फ सॉलिड स्टेट की। जल्दी जल्दी अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कर देना, ताकि उन्हें भी सॉलिड स्टेट में मोक्ष की प्राप्ति हो और वो अपने महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में एकदम ठासू मार्क्स ले आए। ठीक है? हाय मानसी, हाउ आर यू? चलिए देखते हैं। तो सॉलिड स्टेट में हम सबसे पहले पढ़ेंगे आइसोमॉर्फिज्म। तो यहां पे लिखा है बच्चों आइसो। आइसो मतलब होता है सेम, मॉर्फ मतलब होता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। जब दो डिफरेंट सब्सटेंस का क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम हो तो उसे हम कहते हैं आइसोमॉर्फिज्म। समझ में आया? इसके लिए कुछ क्राइटेरिया है। जी हाँ, एटॉमिक रेशियो सेम होना चाहिए। एटम का रेशियो क्या होना चाहिए? सेम। नो डाउट उनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी सेम होना चाहिए। सर ये एटॉमिक रेशियो मतलब क्या? जैसे NaF को देख लीजिए, एक Na है और एक फ्लोरीन है। जैसे MgO को देख लीजिए, एक Mg है और एक ऑक्सीजन है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नो डाउट इसमें प्रायोरिटी यही है कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए। और किसका? सब्सटेंस का, या फिर आप बोल सकते हैं कंपाउंड का। जल्दी जल्दी लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में अगर आपको समझ में आ गया हो। दूसरा देखिए NaNO3 एंड CaCO3। Na एक है, एक Na है, एक नाइट्रोजन है और 3 ऑक्सीजन है। तो इसका रेशियो कितना है? 1:1:3। इसमें कैल्शियम एक है, कार्बन एक है और 3 ऑक्सीजन है। तो इसका भी एटॉमिक रेशियो सेम है मेरे बच्चों। यस सोनाली, यू आर आवर फैमिली मेंबर। एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, अब जरा देखते हैं पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है मेरे भाई। पॉली मतलब होता है मेनी और फॉर्म मतलब है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। जब एक ही कंपाउंड के मेरे भाई बहुत सारे क्रिस्टल स्ट्रक्चर हो तो उसे हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। याद रखना, कंपाउंड का अगर मैं एलिमेंट बोल दूं तो उसे हम एलोट्रोपी कहते हैं। ये गलती बहुत ही बच्चे करते हैं, बता दे रहा हूं आपको, ध्यान रखिए। तो देखिए कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो एक से ज्यादा फॉर्म में होता है, दैट इज कैल्साइट एंड एरागोनाइट। मतलब उसके दो दो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होते हैं भाई। सर दो दो क्रिस्टल स्ट्रक्चर मतलब दोनों में जो अरेंजमेंट है वो अलग अलग है? यस हाँ, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो कैल्शियम कार्बोनेट का एक है कैल्साइट और दूसरा है एरागोनाइट। और जब यही बात हम किसके केस में करते हैं? एलिमेंट के केस में, तो उसे हम कहते हैं एलोट्रोप। एलोट्रोप जैसे कार्बन का आप ले सकते हो डायमंड, ग्राफाइट, फ्यूलरी। आया समझ में? आपको कोई डाउट है तो जरूर पूछ लीजिए। अब मैं वीडियो में बढ़ रहा हूं आगे। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। देखिए बहुत ही शॉर्ट तरीके में और शानदार तरीके से मैंने
क्लासिफाई किया है क्रिस्टलाइन सॉलिड को। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड है उन्हें 4 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया, आयनिक, कोवैलेंट, मेटालिक और मॉलिक्यूलर। सर आयनिक क्या होता है? अरे मेरे भाई, आयनिक वही होता है जिसके अंदर आयंस होते हैं, कटायन और अनायन, पॉजिटिव और नेगेटिव। कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड, सर ये नेटवर्क सॉलिड मतलब क्या होता है? जब एक ही एटम बार बार कंबाइन होते हैं एक दूसरे से बार बार और बहुत ही नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, तो उसे हम कहते हैं कोवैलेंट नेटवर्क स्ट्रक्चर। सर कोवैलेंट क्यों? क्योंकि उनके अंदर कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है मेरे भाई, ठीक है। मेटालिक आप सब जानते हो, मेटल। लोग लोहा मानते हैं मेरी बात का, अरे सर लोहा ये क्या है? वही मेटल है, उसी का एग्जांपल दे रहा हूं। आगे देखिए मॉलिक्यूलर सॉलिड, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्या क्या है? पोलर है, नॉन पोलर है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। सर पोलर क्या होता है, नॉन पोलर क्या होता है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है? जी हाँ, मान लीजिए आपने ए बी ले लिया, बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो उस पर डेल्टा नेगेटिव और ए पे डेल्टा पॉजिटिव, ये बन गया पोलर। और अगर ए रहेगा तो उसमें कोई पोलैरिटी नहीं है तो ये हो जाएगा नॉन पोलर, ठीक है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो आप सब जानते हैं, कौन दिखाता है मेरे भाई? फोन। यस सर, वो वाला फोन जो कान पे लगाते हैं और बोलते हैं हेलो हम पीके बोल रहे हैं। अरे हम पीके नहीं, हम प्रेम कुमार बोल रहे हैं, समझे? पीके कैसे? आप पीके कैसे बोल सकते हो, समझे? तो पार्टिकल ऑफ होप आप सबको समझ में आ गया होगा। कोवैलेंट में कोवैलेंट बॉन्ड होता है, मेटालिक में मेटल होते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड में पोलर की बात करें तो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, नॉन पोलर की बात करें तो उसमें नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो आप सब जान ही गए, फोन होता है उसके अंदर। चलिए और भी कुछ देख लेते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है आयनिक में? आयनिक बॉन्ड, आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अरे सर ये क्या हो रहा है? आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड में कोवैलेंट बॉन्ड। मेटालिक में तो आप जानते ही हैं, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन और कर्नल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसे हम मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। मान लीजिए ये एक मेटल है, इसके अब बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को निकाल दो, जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है उसको निकाल दो, जो अंदर का बचेगा उसे हम कहेंगे कर्नल। कर्नल और ये जो ढेर सारे इलेक्ट्रॉन होंगे मेटल आयन के बीच में उसे हम कहते हैं सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो कर्नल और सी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन होता है ना बबुआ, उसी को कहते हैं मेटालिक बॉन्ड। बोलो समझे? अगर वीडियो पसंद आई तो थोड़ा थोड़ा लाइक भी ठोकना है, ऐसे ही नहीं जाना है, समझे? चलिए जल्दी जल्दी धड़ 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 लाइक ठोकिए। तो ये हो गया मेटालिक बॉन्ड। डाइपोल डाइपोल, अगर दोनों स्पीशीज पोलर हैं तो उनके बीच में होगा डाइपोल डाइपोल, और जो नॉन पोलर है उनके अंदर लंडन डिस्पर्जन फोर्स होगा, और फोन के अंदर तो होगा हाइड्रोजन बॉन्ड। सर फोन किसके अंदर होगा? अरे पानी ले लो, पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा? H2O। H2O के अंदर देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड और सॉलिड स्टेट में आइस बन जाएगा। समझ में आ रहा है? तो जब H2O आइस स्टेट में होगा तो उसमें होगा हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। लिक्विड स्टेट में भी होता है लेकिन वो काफी वीक होता है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सबकी हाई होगी, सिर्फ जो डाइपोल डाइपोल और लंडन फोर्स वाले हैं उनकी ही कम होगी, ठीक है। आगे देखते हैं कंडक्टिविटी। मेरे भाई आयनिक सॉलिड सॉलिड स्टेट में कंडक्ट नहीं करते, क्योंकि जब आयन फ्री होगा तभी ना कंडक्ट करेगा, आया ना? जब आयन फ्री होगा तभी कंडक्ट करेगा ना। सॉलिड स्टेट में कटायन अनायन सब एकदम स्ट्रांगली अटैच होते हैं एक दूसरे से, तो कटायन और अनायन मूव नहीं कर पाते और इसीलिए वो कंडक्ट नहीं कर पाते। बट जैसे ही उनको तुम पानी में छोड़ते हो तैरने लगते हैं, वो मीन्स आयन के बीच का अट्रैक्शन खत्म हो जाता है और कंडक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। बोलिए समझ में आया? ओके। और कोवैलेंट सॉलिड की अगर आप बात करो तो वो तो नॉन कंडक्टर है, बट उसमें एक एक्सेप्शन है। सर ये एक्सेप्शन क्या है? ग्राफाइट है। ग्राफाइट कंडक्ट कर लेता है, बाकी सारे में अगर देखें इसमें तो जो मेटालिक बॉन्ड है वो बहुत ही अच्छा कंडक्टर होता है। सर मेटालिक बॉन्ड का एग्जांपल कॉपर है, तांबा है, पीतल है, सोना है, चांदी है, सब ले लो यार, सब मेटल है। सर ऐसे सब फुकट में थोड़ी मिल जाएगा, अरे एग्जांपल दे रहा हूं मैं। बाकी सारे प्योर कंडक्टर है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल NaCl, KCl, MgCl2 किसमें? आयनिक में। और ये क्या है? डायमंड है, बोरॉन नाइट्राइड है, क्वार्ट्ज है। सर बोरॉन नाइट्राइड क्या होता है? बोरॉन और नाइट्रोजन का कंपाउंड। सर क्वार्ट्ज क्या है? SiO2। डायमंड आप सब जानते हो हीरा है, सदा के लिए। समझ में आया? क्या आपका नाम सदा तो नहीं है, वरना मुझे हीरा देना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम ये सारे मेटालिक सॉलिड हैं। HCl पोलर है, कैसे? H का इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन खींच लेगा, हो जाएगा, डेल्टा
पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, और ये बन जाएगा डाइपोल डाइपोल। लंडन फोर्स नॉन पोलर, मीथेन नॉन पोलर है, हाइड्रोजन नॉन पोलर है, और फाइनली हाइड्रोजन बॉन्डिंग में तो आप जानते ही हो, हाइड्रोजन होना है फोन के साथ, जिसमें हाइड्रोजन होना उसका काम होना किसके साथ, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ। बोलो समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अब आ जाएगा सॉलिड स्टेट के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म बबुआ। तो सबसे पहले आता है स्पेस लैटिस। ए सर मैं बार बार कंफ्यूज होता हूँ सर ये स्पेस लैटिस क्या होता है? हाँ अरे स्पेस नहीं जानते, जहां पे कोई भी चीज ऑक्यूपाई हो सकती है। तो ये लैटिस क्या है? लैटिस का मतलब मेरे भाई है अरेंजमेंट। लैटिस का मतलब क्या है? अरेंजमेंट। किसका? पॉइंट्स का। किसमें? स्पेस में। तो जब पॉइंट का स्पेस में अरेंजमेंट कर देते हो तो उसे कहते हैं स्पेस लैटिस। ये देखो, और हर एक पॉइंट को क्या कहते हैं? लैटिस पॉइंट। आया समझ में? ओके चलिए आगे देखते हैं अब क्रिस्टल लैटिस। इसी पॉइंट के बदले अगर आप यहीं पे इसको हटा के अगर तुम कहाँ रख दोगे, इफ विल कीप एटम और आयन or then it will be called as crystal lattice. And for your kind information in this chapter, आपको ये लैटिस पॉइंट पे सिर्फ एटम ही रखना है, और क्या रखना है? आयन। जनरली हम इसमें चैप्टर में आयनिक और मेटालिक सॉलिड ही नहीं बता देता हूं, वरना आप बाद में पूछोगे अरे सर ये कैसे हुई गवाह। ठीक है, कोई डाउट है तो जल्दी जल्दी पूछो मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी डाउट पूछो। आज इस सॉलिड स्टेट को निपटा देना है, कोई डाउट नहीं रखना है। इस वीडियो के बाद महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक का हर एक कंसेप्ट आपको आना चाहिए सॉलिड स्टेट का। समझ में आया? आपको सॉलिड स्टेट में स्वर्ग की प्राप्ति होनी चाहिए। समझ में आया? जो सॉलिड स्टेट है वो पॉइजन की तरह आपके रगों में दौड़ना चाहिए, फटफट एकदम। सर पॉइजन की तरह कैसे सर? अरे एक बूंद भी पॉइजन की आ जाए बॉडी में तो पता चल जाता है ना, इसीलिए मैं बता रहा हूं। यूनिट सेल, अब मान लीजिए आपका कोई एक क्रिस्टल है, उसके सबसे छोटे हिस्से को हम क्या कहेंगे? यूनिट सेल कहेंगे। मान लीजिए कोई अनसीमेंटेड वॉल है, ये अनसीमेंटेड वॉल है, किससे बनी हुई है? ब्रिक से बनी हुई। तो इसमें एक जो ब्रिक लोगे ना उसी को क्या बोलेंगे? यूनिट सेल। और जब उसी को रिपीट करोगे ना तो क्या बन जाएगा? दीवार बन जाएगा। तो यूनिट सेल को बार बार रिपीट करने पे क्या बन जाता है? क्रिस्टल लैटिस। समझ में आया ना? यूनिट सेल को हमने आगे क्लासिफाई किया है किस बेसिस पे कि जो एटमोआ है ना वो कहां कहां प्रेजेंट है। एटमोआ कहां कहां प्रेजेंट है? अरे सर ये क्या बोल गए? अरे हम एटम की बात कर रहे हैं भाई, तो मरीन लाइन का सोचो। समझ में आ रहा है? देखो, डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन ऑफ पार्टिकल, मतलब ये जो पार्टिकल है या एटम हो सकता है, आयन हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, ये कहां पे रहता है? क्या ये कॉर्नर पे रहता है? क्या ये बॉडी के सेंटर में रहता है? क्या ये फेस के सेंटर पे रहता है? उसके बेसिस पे हमने इसे क्लासिफाई कर दिया दो कैटेगरी में, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब जो एटम है वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे होगा और सब आपस में टच करेंगे। समझ में आ रहा है? हाँ, एटम टच करेंगे, आप लोग मत टच कर देना किसी को, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। आप कमेंट नहीं लिख रहे हो, लगता है सब फटाफट समझ में आ रहा है आप लोगों को। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट जस्ट आस्क। जल्दी 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 अपने सारे डाउट पूछ लो, सारे डाउट पूछ लो। ओके, तो प्रिमिटिव मतलब सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे होंगे, और नॉन प्रिमिटिव मतलब कॉर्नर के अलावा और भी दूसरी जगह पे हो सकते हैं, जैसे बॉडी के सेंटर पे, ये पूरी बॉडी है उसके सेंटर पे, जैसे फेस के सेंटर पे, तो ये फेस का सेंटर है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, बॉडी का कंट्रीब्यूशन 1 होता है, फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है। समझ में आ रहा है? तो जब हम सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल की बात करते हैं तो इसमें कॉर्नर में 1/8 × 8 होता है। सर बॉडी सेंटर में कितना होता है? तो सुन लो हमरे बबुआ, बॉडी सेंटर में कॉर्नरवा 1 और सेंटरवा 1 टोटल 2 है गोवा। और फेस सेंटर में किती असतात सर लवकर सांगा? फेस सेंटर मध्ये कॉर्नरवर 1 रे बाबा, आणि फेस सेंटरचं किती 1/2, आणि किती फेसेस आहे? 6 आहेत ना, तो 1 + 1/2 × 6 किती झाले? 4. कळलं? एज सेंटर सिलेबस मध्ये नाही रे बाबा सर, मग टाकलं कशाला? असंच तुम्हाला जस्ट दाखवण्यासाठी, ते पण असतं। कळलं काय? चला मंडली अब आगे बढ़ेंगे। आपको जो भी डाउट होगा, आप वीडियो कभी भी देख रहे होंगे, आप जरूर इसका डाउट पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा, और इसे आपको शेयर भी करना है अपने दोस्तों के बीच।
समझे बच्चों? देन ओनली विल कंसीडर यू एज अ ट्रू बिलियनाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन मोलर मास डेंसिटी, ये एक डेरिवेशन है, उसे हम करेंगे। मोलर मास डेंसिटी एज लेंथ ऑफ अ यूनिट सेल। सर यूनिट सेल मतलब क्या? ये देखो, ये यूनिट सेल है, इसकी कुछ डेंसिटी होगी। सर कैसे डेंसिटी होगी? अरे भैया ये खाली थोड़ी ना होगा, कटोरा थोड़ी है ये, यहाँ पे तो एटमवा है ना कर्नरवा पे, समझे? तो इसकी कुछ डेंसिटी भी होगी। सर इसकी एज लेंथ क्या है? देखो पीला कर दे रहे हैं, ये देखो ये एज लेंथ है, ये इसकी क्या है? एज लेंथ। ओके, उसी के बीच में हम सब रिलेशन ढूंढेंगे। मान लीजिए एज लेंथ ए है, आप एज लेंथ को क्या मान लेते हैं? ए मान लेते हैं। ओके, और जो वॉल्यूम है वो ए क्यूब मान लेते हैं, क्योंकि जो यूनिट सेल है वो एक क्यूब है, का है और क्यूब में जो वॉल्यूम है वो क्या होता है? एज लेंथ का क्यूब। एज लेंथ का क्यूब, यहाँ पे एज लेंथ क्या है? ए है। समझ में आया? और मान लीजिए इस जो यूनिट सेल है उसमें n पार्टिकल है। n मतलब जैसे मान लीजिए अगर ये सिंपल होता तो इसमें 1 होता, सेंटर होता तो कितना होता है? 4। इसमें ऐसे ही मान लिए हम n होगा, और हर एक का मास कितना है? m है। तो आप सब जानते हो डेंसिटी क्या होती है? व्हाट इज डेंसिटी रे बाबा? मास अपॉन वॉल्यूम। ये सुन रहे हो ना तुम लोग? डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो टोटल मास क्या है? एक पार्टिकल का मास कितना? एक पार्टिकल का मास m, और टोटल पार्टिकल कितने? n। तो ये क्या हो गया? टोटल मास। डिवाइड किससे कर देंगे? वॉल्यूम से। सर वॉल्यूम क्या है? अरे देखो ना भाई, एज लेंथ का क्यूब लिए थे ना। समझ में आ रहा है? जल्दी जल्दी बताओ, कमेंट बॉक्स में लिख दो। तो हम लोग डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम से, तो आ जाएगा m इंटू एन डिवाइड बाय ए क्यूब। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। तो ये हो गई हमारी डेंसिटी। अब ये m क्या है? मास ऑफ वन पार्टिकल है, और n क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल। मान लीजिए अगर हमने na नंबर ऑफ पार्टिकल ले लिए तो उसका मास कितना हो जाएगा? m। आया ना? ये तो नंबर ऑफ पार्टिकल है और ये मोलर मास है, और एक का मास मैंने कितना मान लिया? मान लीजिए m मान लिया, एक पार्टिकल का मास m। तो m क्या हो जाएगा? m इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन एवोगाड्रो नंबर। ये वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दो भैया, किसमें? इक्वेशन में। आपका काम बन जाएगा। समझे? ये देखो हम सब्स्टिट्यूट किए, हमारा काम बन गया। डेंसिटी इज इक्वल टू m इंटू एन अपॉन ए क्यूब इंटू na। बोलिए समझ में आया? जल्दी जल्दी जल्दी, लवकर लवकर सांगा मंडळी, लवकर। आणि लाईक वाढवत नाही तुम्ही लोक, लाईक वाढायला पाहिजे, लाईक वाढायला पाहिजे, लवकर सांगा। हाय सर, आई एम अनुज, डेली लेक्चर टाइम। अरे यही इवनिंग में ही लेक्चर होगा अनुज, आ जाया कीजिए जल्दी जल्दी। तो चलिए आगे देखते हैं। हम सॉलिड का क्या पढ़ेंगे? पैकिंग पढ़ेंगे, कि कितना सॉलिड भरा हुआ है। तो पैकिंग देखिए, E1D पैकिंग है, आया ना? E1D पैकिंग है। जैसे ठेला पे एप्पल लगाते हैं ना, वैसे तो ये एप्पल को सजा दिया और ये पैकिंग है। लेकिन आप सब जानते हो सॉलिड तो 3D होता है, तो ये 1D माना है। मैंने ऐसा मान लिया है कि ये सिर्फ एक्स एक्सिस है। समझ में आया? अब उसके बाद आता है 2D पैकिंग। 2D पैकिंग में क्या होगा? एक्स एक्सिस भी होगी और वाई एक्सिस भी होगी। ये देखिए, ये एक्स एक्सिस हो गई और ये वाई एक्सिस हो गई, है ना? अब इसमें जो है ना वो दो तरीका है। 2D पैकिंग में दो तरीका है, देखिए हम यहाँ पे लिख दिए। देयर आर टू वेज इन 2D पैकिंग। एक पहला तरीका है जिसमें हर एक लेयर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली अलाइन होगी। सर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली अलाइन मतलब क्या? ये देखिए, सबके सेंटर एक ही लाइन पे आ रहे हैं, और ऐसे जाएंगे तो भी सबके सेंटर एक ही लाइन पे आएंगे। तो हम कहते हैं दे आर वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली अलाइन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है ना? अब आप सेंटर को ज्वाइन कर दीजिए, तो आपको दो टाइप के यूनिट सेल मिलेंगे। ये क्या बन गया? ये बन गया स्क्वायर, और अगर आप इसको देखोगे तो ये भी स्क्वायर है। तो सर दोनों में डिफरेंस क्या है? अरे थोड़ा मन की आंखों से देखो, जहां मन की आंखें लगती हैं वहां चीजें डिटेल में आती हैं। हाँ सर, मन की आंखें तो हम कॉलेज में यूज करते हैं, समझ रहा हूं मैं। कॉलेज में तो आप बहुत कुछ यूज कर लेते हो। समझ में आया? तो ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग हो गई, और यहाँ पे क्या है? ये भी स्क्वायर क्लोज पैकिंग है। तो ये प्रिमिटिव है। प्रिमिटिव मतलब सिंपल मेरे भाई,
सिंपल विदाउट एनी पिंपल, समझ में आ रहा है? मतलब एटम जो होंगे वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे होंगे, कॉर्नर पे होंगे, उसके अलावा दूसरे कहीं भी जगह पे नहीं होंगे, ठीक है। और ये जो देखोगे मेरे भाई, ये क्या है, ये नॉन प्रिमिटिव है। नॉन प्रिमिटिव मतलब क्या, कॉर्नर के अलावा कहीं और भी होगा, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो? चलिए आगे देखते हैं। ये तो पहला तरीका हो गया स्क्वायर क्लोज पैकिंग का। अब आ जाते हैं दूसरे तरीके पे, जिसमें जो लेयर है वो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली अलाइन नहीं होंगी, अल्टरनेट लेयर अलाइन होंगी। ये देखिए यहाँ पे लिखे हैं अल्टरनेट लेयर अलाइन होंगे। क्या होगी, अल्टरनेट लेयर अलाइन होंगी, मतलब पहली तीसरी दूसरी चौथी, समझ में? ये देखो पहली तीसरी देखो अलाइन है, देखो देखो पहले का और तीसरे का, ये पहले का और ये तीसरे का, देखो ऐसे ही दूसरा तीसरा होगा, सॉरी दूसरा और चौथा, ये देखो। चलिए अब इसमें ये कौन से टाइप की 2D पैकिंग है, तो मेरे बच्चों ये है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। कैसे कैसे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, अगर आप यहाँ पे देखो, अगर उनके सेंटर को आप जोड़ोगे तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको हेक्सागोन, तो इसको बोलते हैं हम लोग ए टाइप, सॉरी ए बी हेक्सागोनल क्लोज टाइप। क्या बोलेंगे इसे, ए बी टाइप हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। बोलिए समझ में आ रहा है? तो ये हो गई ए बी हेक्सागोनल क्लोज टाइप की पैकिंग। बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, वीडियो देखने के बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, सब कुछ। अब आ जाते हैं हम दूसरी लेयर पे। तो दूसरी लेयर रखना है तो हम पहली लेयर कौन सा लिया, हम पहली लेयर हेक्सागोनल लेंगे। कौन सा लेंगे, हेक्सागोनल। नो डाउट आप पहला लेयर जो है वो स्क्वायर भी ले सकते हो, लेकिन अगर स्क्वायर लोगे तो आप देख रहे हो उसमें वॉइड ज्यादा है। अरे भाई स्क्वायर में वॉइड ज्यादा थी, ये खाली जगह जो है ना ये ज्यादा है, लेकिन हेक्सागोनल में अगर देखोगे तो वही खाली जगह कम है, मतलब हेक्सागोनल जो है वो एफिशिएंट पैकिंग वाला है। आ रहा है समझ में? जी, तो सेकेंड लेयर मैंने प्लेस कर दी, और वो भी कौन से टाइप की है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। और जैसे ही मैंने सेकेंड लेयर प्लेस की, आप देखोगे ना तो दो टाइप की वॉइड बनी है। दो टाइप की वॉइड कौन सी सर, ये देखो, ये एक टाइप की वॉइड बनी जिसमें एक स्फीयर नीचे है और तीन स्फीयर ऊपर है। सर तीन स्फीयर कौन से, लाल से दिखाता हूं, ऊपर वाले स्फीयर, ये देखो 1 2 और ये 3 स्फीयर, आया समझ में? और गुलाबी कलर से दिखाता हूं नीचे वाला स्फीयर, तो ये देखो 4 स्फीयर से बना है, आया समझ में? और जो दूसरा है, दूसरे टाइप की जो वॉइड बनी है वो बनी है 6 स्फीयर से। सर 6 स्फीयर मतलब क्या, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलते हैं उसको, बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। 6 स्फीयर से बनने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल। और 4 स्फीयर से बनने वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल, ठीक है। सर ऑक्टाहेड्रल भी दिखा दो ना, ये देखो यहाँ पे, ये 1 ये 2 ये 3, ये 3 हो गए ऊपर, और ऐसे ही 3 नीचे, ये देखिए 1 ये 2 और ये 3। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ये हो गई हेक्सागोनल वॉइड ना। सर ये हेक्सागोनल नहीं ऑक्टाहेड्रल है, जी हाँ वही ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और इसके पहले जो थी वो टेट्राहेड्रल वॉइड थी, ठीक है। अब जरा देखिए, अब जब आपको तीसरा लेयर रखना है तो आपके पास दो पॉसिबिलिटी है, ध्यान से सुनिए, दो पॉसिबिलिटी है। किसके लिए, तीसरे लेयर के लिए। या तो आप टेट्राहेड्रल वॉइड में रखो, किसमें, या टेट्राहेड्रल वॉइड में रखो, ये जो यहाँ पे बनी है ये वाली, या तो फिर आप ऑक्टाहेड्रल वॉइड में रखो, किसमें, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, जो कि यहाँ पे बनी है। समझ में आ रहा है? तो अगर आपने टेट्राहेड्रल वॉइड में स्फीयर को रख दिया, किसमें, स्फीयर को रख दिया, तो आपकी जो तीसरी लेयर है आपको मिल जाएगा ए बी हेक्सागोनल, कौन सी मिल जाएगी, ए बी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। और अगर आपने ऑक्टाहेड्रल वॉइड में रख दिया, किसमें, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, तो आपको मिल जाएगा एबीसी क्यूबिक क्लोज पैकिंग। अरे सर एकदम दिमागवा घूम जा रहा है, बिल्कुल टेंशन मत लो। हम क्या कह रहे हैं, पहली लेयर हेक्सागोनल, उसके ऊपर भी दूसरी लेयर आपने रखा, और जो तीसरी लेयर रखोगे वो दूसरी लेयर के ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड में रखोगे। अगर आपने टेट्राहेड्रल वॉइड में रख दिया तो जो तीसरी लेयर आएगी वो पहले लेयर जैसी हो जाएगी, तो उसे हम कहेंगे ए बी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जिसका चित्र मैंने यहाँ पे बना दिया है। ये देखिए, ये आपका पहला लेयर है, ये आपका दूसरा लेयर है, और ये फिर तीसरा लेयर। देखिए तीसरा लेयर पहले लेयर से सिमिलर है, और ये बन गया आपका हेक्सागोन। समझ में आ रहा है? जी हाँ। और एक चीज याद रखिएगा कि
जो कोऑर्डिनेशन नंबर है हर एक स्फीयर का वो 12 होता है। सर कैसे 12? ये देखिए, हम यहाँ पे जो 4 है उसको कंसीडर कर लेते हैं। किसको? 4 को। 4 को कंसीडर कर लिया। 4 कितने से सराउंडेड है? 6 स्फीयर उसके खुद के लेयर में, 3 उसके ऊपर आएंगे और 3 उसके नीचे होंगे। समझ में आ रहा है? 4 को 6 उसके लेयर में ही सराउंड कर रहे हैं, 3 उसके ऊपर आएंगे, ये जाएंगे ना तीनों उसके ऊपर, और 3 ऐसे ही नीचे होंगे। तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर मेरे दोस्त 12 हो जाएगा। बोलो समझ में आया? अब चलते हैं दूसरे तरीके की तरफ। ये देखिए मैंने तीसरी लेयर रखी है, तो ये दूसरा वाला पॉसिबल वे है। ये देखिए, ये पहला लेयर, ये दूसरा लेयर, ये तीसरा लेयर। तीसरा लेयर अलग है और चौथा लेयर पहले लेयर से मैच हो रहा है। अगर आप देखें तो ये बन गया आपका क्या? CCP, जिसे हम फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल भी बोलते हैं। और उसे ही आप, एक सेकंड, यहाँ पे ये गड़बड़ी, इसको मैं हटा देता। CCP इज नथिंग बट FCC, ओके, क्योंकि HCP तो अलग होता है। ठीक है बच्चों, तो काफी सिंपल है, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, आपको सिर्फ याद रखना है कि जो तीसरी लेयर है वो आएगी कैसे। चलिए देखते हैं। अब आ गया सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पैकिंग एफिशिएंसी, जिसका डेरिवेशन आपको परीक्षा में आएगा। पैकिंग एफिशिएंसी दो है आपको, एक सिंपल क्यूबिक पैकिंग का है और एक फेस सेंटर का है। तो ये दोनों में से एक आपको आएगा। मेरे ख्याल से फेस सेंटर नहीं है, जो पैकिंग है वो दो, एक सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल की है और दूसरी BCC की है। FCC रिड्यूस सिलेबस में, तो FCC आपको करना नहीं है। चलिए देखते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, तो पैकिंग एफिशिएंसी मतलब क्या है? सिंपल अगर मैं आपको बताऊं, मान लीजिए एक क्यूब है, इस क्यूब में कितना जगह खाली है और कितना जगह भरा हुआ है। समझ में? यही पैकिंग है, मतलब टोटल अवेलेबल स्पेस, इसमें स्पेस कितना अवेलेबल है और इसमें कितना भरा हुआ है। तो ये देखिए टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, क्योंकि वॉल्यूम जो वॉल्यूम है वो यूनिट सेल का ही है ना, हम यूनिट सेल में ही जगह भर रहे हैं। और दूसरा वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल इन द यूनिट सेल, उसमें जो आप एटम या आयन रखोगे वो कितना जगह लेगा। तो जब उसका रेशियो लोगे और 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मेरे बच्चों आपको मिल जाएगा पैकिंग एफिशिएंसी। चलिए अब हम सबसे पहले देखेंगे पैकिंग एफिशिएंसी सिंपल क्यूबिक लैटिस। किसका? सिंपल क्यूबिक लैटिस। अब सिंपल क्यूबिक लैटिस में पैकिंग निकालने के लिए सबसे पहले हमें वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। आ रहा है समझ में? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल पता होना चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल को निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? एज लेंथ। एज लेंथ पता होना चाहिए। ठीक है, एज लेंथ अगर आपको पता चल गया तो सिंपल, आप उसका क्यूब कर दोगे और क्यूब कर दोगे तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आ ही जाएगा। सर स्फीयर का कैसे निकालेंगे? आप सबको पता है स्फीयर गोला होता है, तो उसका वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर। स्फीयर क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ऐसा मानते हैं कि एटम और जो आयन है वो क्या है? स्फेरिकल है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर देना है बच्चों, फटाफट फटाफट वीडियो को लाइक कर दो। ओके, तो डिपेंडिंग अपॉन कितने स्फीयर हैं हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने एटम है कितने आयन है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4/3 पाई आर क्यूब से। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं ज्योमेट्री। किसका? सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में आप सब जानते हो एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो R प्लस R आपको सिंपली मिल जाएगा 2R, और 2R किसके बराबर होगा? A। आपको मिल गया एज लेंथ। अब एज लेंथ का क्यूब कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2R, दैट विल बी 8R क्यूब। ये आपको मिल गया क्या? वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल। क्या मिल गया आपको? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, अब हम लोग को वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना है, और हम सब जानते हैं सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में एक ही एटम होता है। कैसे? अरे याद है ना, 8 जो थे कॉर्नर पे, 8 कहां पे थे? कॉर्नर पे। और वो हर एक से 8 में से एक जो था कॉर्नर का, वो कितने यूनिट सेल में शेयर था? 8 में। तो उसका कितना हिस्सा अवेलेबल था? 1/8। तो 1/8 इंटू 8 करोगे मेरे बच्चों तो आपको कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा।
आई होप आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकाल लेते हैं। तो 4/3 क्यूब इंटू 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा न्यूमरेटर में, और नीचे आ जाएगा 8r क्यूब, r क्यूब कैंसिल, और ये आ जाएगा π/6 π/6 इंटू 100, और आपका वॉल्यूम आ जाएगा 52.4%। ऐसा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम, आप एग्जैक्ट भी बोल सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं किसकी तरफ, बॉडी सेंटर की तरफ। तो बॉडी सेंटर में आप सबको पता होगा जो कॉर्नर वाले एटम है वो आपस में टच नहीं करते। तो कहाँ पे टच होता है, जी हाँ, ये कॉर्नर वाला टच करता है बॉडी डायगोनल को और इसको, ठीक है। तो बॉडी डायगोनल ये है, ये। अब इसमें हम लोग बॉडी डायगोनल का क्या करेंगे, बॉडी डायगोनल का लेंथ निकालेंगे। तो इसमें हम लेंगे ट्रायंगल FED। सर FED क्या है, ये देखिए, ये F है, ये E है और ये D है। ये ट्रायंगल ले लिया हमने। इसमें ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री है, समझ में आ रहा है। ये वाला ट्रायंगल, एक सेकेंड, इसमें ये जो एंगल है E जो है, E वो 90 डिग्री है। आपको ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि सर ये 90 डिग्री कैसे है, ये एक्चुअल में लग ऐसा रहा है, बट ये ऐसा होता है, ऐसे, इसीलिए ये 90 डिग्री है, ठीक है। और ये जो है ये हाइपोटेनियस है। कौन हाइपोटेनियस है, FD, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ओके, FD का स्क्वायर इज इक्वल टू EF का स्क्वायर प्लस ED का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, क्योंकि इसकी लेंथ कितनी है a, इसकी भी लेंथ कितनी है a, तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा तो हमें हाइपोटेनियस मिल जाएगा। और वो कितना मिल गया, जी हाँ, 2a स्क्वायर। ओके, FD का स्क्वायर मिला है। उसके बाद हम ट्रायंगल लेंगे ADF। क्या लेंगे, ट्रायंगल ADF। यहाँ पे देखिए ये A है और ये D है और ये F है, ADF, ठीक है। इसमें जो एंगल ADF है ये 90 डिग्री है। ये कितना है, 90 डिग्री। तो A और F क्या हो गया, A और F जो हो गया वो हो गया हाइपोटेनस। क्या हो गया, हाइपोटेनस, जो हमें मिल जाएगा AD स्क्वायर प्लस FD का स्क्वायर, ठीक है। और इससे आप AF का लेंथ निकाल लेंगे और AF की लेंथ को फिर आप यूज करके बॉडी डायगोनल की लेंथ आ जाएगी। तो ये देखिए AF स्क्वायर कितना आ गया, A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर, क्योंकि हमने कैलकुलेट किया था किसकी लेंथ, जी हाँ, हमने कैलकुलेट की थी FD की लेंथ, और हमें FD की लेंथ कितनी मिली थी, FD की लेंथ 2A स्क्वायर, और AD स्क्वायर कितना होगा, A स्क्वायर होगा। सर AD A स्क्वायर कैसे होगा, क्योंकि AD एज लेंथ है बेटा, AD क्या है, एज लेंथ। AD ये देखो, ये AD एज लेंथ है। अरे सर बहुत कंफ्यूजिया जा रहे हैं, अरे कुछ कंफ्यूजिया आने की नहीं बात है यार। ट्रायंगल को फिक्स रखो और याद रखो बॉडी डायगोनल का लेंथ जो है ना वो √3 आता है, हम तुमको बता दे रहे हैं। समझ में आया, तो ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ ये कितना है, √3a, और वो किसके बराबर आया, 4r। तो √3a इज इक्वल टू 4r, तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4/√3r। आ गया आपको एज लेंथ। अब एज लेंथ आ जाएगा, इसका क्यूब कर देंगे, सेल आ जाएगा। आ रहा है समझ में। और उसके बाद BCC में कितने स्फीयर होते हैं, 2, तो 4/3 πr क्यूब इंटू, तो क्या आ जाएगा 8/3 πr क्यूब, और उसको फिर सॉल्व कर लेंगे। ये देखो 4/3 पाई, और ये r का वैल्यू रख दिया हमने, तो ये वैल्यू हमें मिल गई। टोटल वॉल्यूम ऑफ अ पार्टिकल, मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर 2 टाइम कर देंगे। क्या कर देंगे इसका, 2 टाइम। एक पार्टिकल का वॉल्यूम है तो 2 पार्टिकल का क्या होगा, इसका 2 टाइम। और फिर वॉल्यूम ऑफ, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल से डिवाइड कर देंगे, तो ये फाइनली हमको आंसर कितना आ जाएगा, 68%। ठीक है, तो डेरिवेशन इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है, आप इजीली कर सकते हो। डेटा आपको याद रखना है। ओके, डेटा आपको क्या करना है, याद रखना है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आपको कोई भी डाउट होगा बच्चों तो आप जरूर पूछ लीजिए अभी वीडियो में। अब ये डेंसिटी का डेरिवेशन है। डेंसिटी का ये क्या है, डेरिवेशन। चलिए मैं आपको बताता हूँ डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब सिंपल सी बात है, मास जो है वो किसके बराबर होगा, मास
number of particle into molar mass. So it will be what? N into m upon n, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. तो n into m upon na, that comes out to be what? Completely mass, और उसको डिवाइड कर दिया हमने वॉल्यूम से. ठीक है, तो वॉल्यूम कितना है? a क्यूब है. नंबर ऑफ पार्टिकल इन अ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. ठीक है, तो ये हो गया n अपॉन a क्यूब इंटू m अपॉन na. तो डेंसिटी m इज इक्वल टू रो इंटू a क्यूब अपॉन na. आप चाहो तो इसका डेरिवेशन भी कर सकते हैं. हमने, अगर आपको याद है पीछे, तो मैंने आपको बताया था कि जो डेंसिटी होता है वो क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम. तो n इंटू m अपॉन v. ओके, तो n क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल, और v क्या है? वॉल्यूम. और यहाँ पे स्मॉल m था, स्मॉल m, n इंटू स्मॉल m इंटू v. तो ये जो स्मॉल m है ये क्या है? मास ऑफ वन पार्टिकल. तो अगर आपको याद हो तो मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू मास ऑफ वन पार्टिकल. तो इस जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? m अपॉन na. तो m अपॉन na को यहाँ पे अगर आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपका ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा. बहुत सारे बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे कि m अपॉन na कहाँ से आया. तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल इंटू m करते हैं ना, मास ऑफ वन पार्टिकल डिवाइड बाय वॉल्यूम. तो ये m का वैल्यू है. ठीक है, तो ये डेंसिटी का फॉर्मूला है. उसके बाद क्या है? सिंपल सी चीजें. आपको फिर क्या पता करना है? नंबर ऑफ पार्टिकल इन एक्स ग्राम. एक्स ग्राम में आपको पता करना है. ठीक है, तो आप सबको पता है कि अगर मोलर मास m है तो पार्टिकल कितने होते हैं? Na. तो x ग्राम में कितने? y. आपको y का वैल्यू निकालना है. y इज इक्वल टू x इंटू na अपॉन ma आ रहा है. तो नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होंगे? x इंटू na अपॉन m. x ग्राम में इतने पार्टिकल हो जाएंगे. सिंपल सी बात है, क्योंकि हमें पता है मॉलिक्यूलर मास m में कितने पार्टिकल. आगे देखते हैं. अब यहाँ पे आप x, जो x की वैल्यू है, बेसिकली जो कैपिटल M की वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे. कैपिटल M की वैल्यू कैसे आएगी? डेंसिटी इज इक्वल टू m इंटू m अपॉन a क्यूब इंटू n. यहाँ से आप m की वैल्यू निकाल सकते हैं. रो इंटू a क्यूब इंटू na अपॉन n इज इक्वल टू m. अब इसी को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है. ठीक है, तो ये पूरा आपका आंसर आ गया. नाउ नंबर ऑफ यूनिट सेल इन x ग्राम. नंबर ऑफ यूनिट सेल इन x ग्राम. तो नंबर ऑफ यूनिट सेल इन x ग्राम में आपको क्या कर देना है? कितने यूनिट सेल आएंगे? इसको सिंपली आपको n से डिवाइड कर देना है. जैसे मान लीजिए 4 एटम का एक यूनिट सेल होता है, तो अगर 16 एटम है तो कितने यूनिट सेल होंगे? तो आप क्या करेंगे? 16 डिवाइड बाय क्या करेंगे? 4 करेंगे ना, क्योंकि 4 एटम का एक यूनिट सेल होता है. तो वैसे ही n से टोटल आपको नंबर ऑफ यूनिट सेल ढूंढना है. तो आपको टोटल एटम मिल गया, उसको कितने से डिवाइड कर दीजिए? n से. तो देखिए n से डिवाइड कर दिया, टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल मिल गए. नंबर ऑफ यूनिट सेल इन वॉल्यूम v. नंबर ऑफ यूनिट सेल इन वॉल्यूम v. मान लीजिए एक यूनिट सेल का वॉल्यूम है सेंटीमीटर क्यूब. तो 10 यूनिट सेल का कितना वॉल्यूम होगा? सिंपल सी बात है, 50 सेंटीमीटर क्यूब. तो आप ऐसे कहते हैं 5 सेंटीमीटर क्यूब का एक यूनिट सेल होता है. तो 25 सेंटीमीटर क्यूब में x यूनिट सेल आएंगे. तो x विल 25/5. एग्जैक्टली ऐसे है. तो आपका जो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल है वो v है, और उसको आपको डिवाइड कर देना है यूनिट सेल के वॉल्यूम से. टोटल वॉल्यूम v है, यूनिट सेल के वॉल्यूम a क्यूब से डिवाइड कर देंगे. ठीक है, ये तो डेरिवेशन था. ये इतना कराना बनता भी नहीं है वन शॉट में, बट फिर भी मैंने आपको शॉर्ट में ये बता दिया. तो चलिए अब देखते हैं डिफेक्ट. डिफेक्ट क्या होता है बबुआ? हम देखेंगे डिफेक्ट. डिफेक्ट मतलब वही सिंपल सी बात है, नॉर्मल से जो डेविएशन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डिफेक्ट कहते हैं. मान लीजिए आपने कभी कोई एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट देखा. स्पेसिफिक क्या देखा? ऑब्जेक्ट. स्टैचू. कल को आप देखते हैं कि स्टैचू का कोई पार्ट टूट गया है, तो हम बोलते हैं कि स्टैचू के अंदर क्या आ गया है? डिफेक्ट, क्योंकि उसमें नॉर्मल से डेविएशन आ गया है. ऐसे ही जब क्रिस्टलाइन सॉलिड में
नॉर्मल के कंपेयर में कुछ डेविएशन आ जाते हैं तो उसे हम डिफेक्ट कहते हैं। मान लीजिए उसमें कोई पार्टिकल मिसिंग है या फिर कोई इंप्योरिटी आ गई तो हम कहते हैं कि सॉलिड के अंदर डिफेक्ट आ गया। अब जरा देखिए डिफेक्ट आता क्यों। तो डिफेक्ट अब किस कंडीशन में क्रिस्टल बना रहे हैं, क्या कोई इंप्योरिटी आ गई या फिर टेम्परेचर हाई हो गया, क्योंकि टेम्परेचर हाई होने की वजह से जो पार्टिकल है अपने लैटिस साइड से इधर उधर भाग जाते हैं, और जब वो लैटिस साइड से इधर उधर भाग जाते हैं तो उनके अंदर क्या हो जाता है, डिफेक्ट आ जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं टाइप ऑफ डिफेक्ट। डिफेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, दो टाइप के डिफेक्ट होते हैं, पॉइंट डिफेक्ट और दूसरा आता है लाइन डिफेक्ट। मान लीजिए अरेंजमेंट है सॉलिड का, कहीं एक जगह पे डिफेक्ट आता है तो उसको हम लोग कहते हैं पॉइंट डिफेक्ट। अगर पूरी लाइन में डिफेक्ट आया तो उसे हम कहते हैं लाइन डिफेक्ट। और हमारे सिलेबस में तो बबुआ सिर्फ और सिर्फ का है पॉइंट डिफेक्ट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पॉइंट डिफेक्ट। आप वीडियो को लाइक करते रहिएगा, आपके जो भी डाउट है वो मैं क्लियर करते चलूंगा। तो डिफेक्ट होता है सबसे पहले स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट, दूसरा होता है नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट और तीसरा आता है इंप्योरिटी डिफेक्ट। सर स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट मतलब क्या होता है, जो कटायन और अनायन का रेशियो है ये सेम होगा। अनायन का जो रेशियो है ये सेम होगा, मतलब नंबर ऑफ कटायन रेज टू इज टू नंबर ऑफ अनायन का जो रेशियो है वो फिक्स होना चाहिए। मान लीजिए 2:4 रेशियो है, मतलब एक कटायन ये हमेशा फिक्स होगा, ये कभी चेंज नहीं होगा। और याद रखना सॉरी अगर ये चेंज हो जाएगा तो हम उसे कहेंगे नॉन स्टोइशियोमेट्री। अगर वो प्रोपोर्शन फिक्स है तो उसे स्टोइशियोमेट्री कहेंगे, अगर वो प्रोपोर्शन बिगड़ गया तो उसे कहेंगे नॉन स्टोइशियोमेट्री। और कोई भलता ही पार्टिकल आ गया, सर ये भलता मतलब क्या है, जिसके बारे में हमने नहीं सोचा था वो आ गया, आ रहा है समझ में, तो उसे हम कहेंगे इंप्योरिटी डिफेक्ट। अब जरा देखिए ये पूरे डिफेक्ट में एक चीज कॉमन होती है, दैट इज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो रहती है वो मेंटेन रहती है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी रिमेन्स मेंटेन्ड। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी एकदम मेंटेन रहेगी, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। तो चलिए हम लोग स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट को स्टार्ट करते हैं, बट उसके पहले अगर कोई डिफेक्ट आपको ऐसा दिखे जिसमें कटायन और अनायन अपनी जगह से भाग गए हैं तो उसे हम कहते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। सर वैकेंसी क्यों, अरे वेकेंट हो गया ना यार ये प्लेस। और अगर कोई ऐसा डिफेक्ट दिख जाए जिसमें कोई अपनी पोजीशन से हटके या फिर कहीं पे ये वॉइड में कोई आ गया है, ये जो खाली जगह है ना इसको वॉइड कहते हैं, क्या कहते हैं, वॉइड या फिर इंटरस्टाइशियस। इंटरस्टाइशियस आ रहा है समझ में, अगर यहाँ पे कोई आ गया तो फिर इसको इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहते हैं। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है स्कॉटकी डिफेक्ट। स्कॉटी डिफेक्ट, चाची डिफेक्ट नहीं, स्कॉटी डिफेक्ट। समझ में आया। इसमें होता क्या है, जो कटायन और अनायन है दोनों अपने लैटिस साइड से भाग जाते हैं। ये देखिए कटायन एंड अनायंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइड, तो ऐसे डिफेक्ट को बोलते हैं बच्चों हम लोग स्कॉटी डिफेक्ट, समझे। और ये किस में दिखता है, जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर काफी ज्यादा होता है, मतलब एक मेटल आयन को बहुत सारे अनायन घेरते हैं तो उसमें ये दिखता है। और जो कटायन और अनायन की साइज है, ये देख रहे हैं, मान लीजिए कटायन है या अनायन है, इनकी साइज में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, ऑलमोस्ट इक्वल साइज होती है, उसमें ये डिफेक्ट दिखता है। कौन सा, स्कॉटी। इक्वल नंबर ऑफ कटायन और अनायन मिसिंग होंगे। ठीक है आगे देखते हैं ये किसमें दिखता है, NaCl, KCl, CSCl, ये सारे में दिखता है। अब आप सब देख रहे हो यहाँ पे कटायन और अनायन भाग गए भैया। अरे जब कटायन और अनायन अपनी पोजीशन छोड़ के भाग गए तो पूरा मास क्या हो गया, मास कम हो गया ना। और जब मास कम हो जाएगा तो हम क्या कहेंगे, मास कम हो गया, वॉल्यूम उतना ही है। आप देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो ये पूरा जो वॉल्यूम था इसमें से यही लोग बाहर गए, वॉल्यूम तो अभी भी उतना ही है ना, तो हम कहते हैं डेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। तो वॉल्यूम सेम है, मास कम हो गया तो डेंसिटी डिक्रीज हो गई। इसीलिए हम कहते हैं कि जैसा हम सोचते हैं दैट इज थियोरिटिकल, उसके कंपेयर में जो एक्सपेरिमेंटल डेंसिटी है वो कम आती है। ओके हम सोचते हैं कि डेंसिटी में इतना फर्क नहीं पड़ा होगा, बट जब एक्सपेरिमेंटली देखते हैं तो वो डेंसिटी कम आती है, क्योंकि सिंपल सी बात है जो मास है वो कम हो गया। अब देखिए फ्रैंकल डिफेक्ट, इसे याद रखने का एकदम सिंपल सा तरीका, ये डिफेक्ट बड़ा फ्रैंक टाइप का, इस डिफेक्ट में काफी फ्रैंक टाइप के लोग हैं। जैसे ये कटायन देख रहे हो आप, कटायन अपनी ये पोजीशन छोड़ के इधर चला गया, समझ में आया, अपनी पोजीशन छोड़ के कहां चला गया, इंटरस्टिशियल साइड पे, तो इसे हम इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी कहते हैं। और ऊपर वाले में आपने देखा वैकेंसी क्रिएट हो गई तो उसे हम वैकेंसी डिफेक्ट भी कहते हैं बच्चों।
आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ऐसे डिफेक्ट जिसमें कटायन अपनी साइज अपनी जगह छोड़ के कहां पे चले जाते हैं, वॉइड में, उसे हम इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहते हैं। सर अनायन क्यों नहीं गया? अरे मेरे भाई अनायन का साइज बड़ा होता है, वॉइड में कैसे जाएगा? और ये किस में दिखता है? जिसमें स्मॉल कोऑर्डिनेशन नंबर हो, जिसमें क्या होता है? स्मॉल कोऑर्डिनेशन नंबर और लार्ज डिफरेंस होता है। क्या होता है? लार्ज डिफरेंस होता है साइज में। ओके, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कम होगा, इसको ऐसे इतने ही लोग घेरेंगे, और साइज में भी आप देख रहे हो कितना ज्यादा का डिफरेंस है। एग्जैक्टली उसमें ऐसा होता है। और जनरली इसके एग्जाम्पल क्या है? ट्रांजिशन मेटल हैलाइड, आप देख रहे हो यहाँ पे CuCl, CuBr, AgCl, AgBr, ZnS, ये सब में ये दिखता है। कौन सा? फ्रैंकल डिफेक्ट। और AgBr में तो दोनों दिखता है, स्कॉटी भी दिखता है और फ्रैंकल भी दिखता है, बट आपको इसे याद रखने की इतनी जरूरत नहीं है। ठीक है ना। फ्रैंकल डिफेक्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी होगी कि इसकी डेंसिटी सेम होती है। क्यों डेंसिटी सेम है? यहां से कोई मास बाहर उड़ गया, वो तो अपना पोजीशन चेंज किया ना, सिर्फ पहले वो कहीं और था, अब कहीं और है, तो उसमें बबुआ डेंसिटी नहीं कम होगी, समझे? और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो आपको पसंद आएगी तो आपको जरूर शेयर करना है, और अपने दोस्तों को भी बोलना है इसको शेयर करने के लिए। और चैनल वक्त नहीं सब्सक्राइब किए हो तो बटन में ठोक देना, किसका? सब्सक्राइब का। आगे देखते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी मतलब क्या? जो हम नहीं चाहते थे वही कुछ उसमें आ गया है, लेकिन बहुत बार हम ऐसा करते हैं कि हम जानबूझ के उसमें कुछ डालते हैं। जैसे आप देख लीजिए, सॉलिड सोल्यूशन ऑफ मेटल अलॉय। अब ये पूरा लैटिस किसका था? कॉपर का, हर जगह कॉपर था, लेकिन उसमें हम क्या डाल दिए? जिंक। मतलब मान लीजिए कॉपर 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 का है, कॉपर कॉपर कॉपर, अब ये कॉपर हट गया और इसके जगह पे क्या आ गया? मान लीजिए इसके जगह पे आ गया जिंक, तो इसे हम कहेंगे इम्प्योरिटी डिफेक्ट। और वो भी कौन सा है? ये सब्स्टिट्यूशनल है, कॉपर को हटाया और वहां पे जिंक आया, अगले को पिछले ने हटा दिया। समझ में आया? ऐसा है। चलिए अभी आगे देखते हैं। वैकेंसी डिफेक्ट थ्रू एलियोवैलेंट इंप्योरिटी। अरे सर ये एलियोवैलेंट इंप्योरिटी क्या है? एलियोवैलेंट मतलब जब एक ही मेटल आयन, एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन दिखाने लगे। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं सब में Na+ है। ओके, क्या है? Na+, उसमें हम लोगों ने स्ट्रोंशियम +2 की इंप्योरिटी डाल दी। सर एलियोवैलेंट का एग्जैक्ट मतलब क्या है? जो भी मेटल है उससे थोड़ा हायर चार्ज वाला हमने इंट्रोड्यूस करा दिया। समझ में आया? तो अब जरा देखिए, 2 Na+ के बदले एक स्ट्रोंशियम भी काफी है ना यार। क्यों? 2 Na मिलके कितना देंगे? 2 पॉजिटिव चार्ज, और उतना तो एक स्ट्रोंशियम ही दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सोडियम की कमी हो गई, यहाँ पे भी सोडियम की कमी हो गई, और सोडियम की जगह किसने ले लिया? स्ट्रोंशियम +2। समझ में आ रहा है? आया? तो जब Na को रिप्लेस कर दिया R+2 ने, याद रखिए जब कोई दूसरा मेटल आयन एक पर्टिकुलर मेटल आयन को रिप्लेस करता है, तो जो दूसरा मेटल आयन हम यूज करते हैं उसी को हम एलियोवैलेंट बोलते हैं, और उसका ऑक्सीडेशन नंबर अलग होना चाहिए। मेटल आयन नो डाउट अलग होना चाहिए, उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी अलग होना चाहिए। इंटरस्टिशियल इंप्योरिटी डिफेक्ट, आपको ये दिख ही जा रहा है नाम से कि इसमें जो इंप्योरिटी है वो इंटरस्टाइशियस में आ जाती है। कहाँ जाती है? इंटरस्टाइशियस, ये जो खाली जगह है ना, इसमें आ जाती है मेरे भाई। जैसे ये आयरन का लैटिस था और उसमें कार्बन आ गया पीछे। कौन आ गया? कार्बन आ गया। समझ में आ रहा है बबुआ? जल्दी जल्दी बताइए, और लाइक बढ़ा दीजिए, लाइक बढ़ा दीजिए, फटाफट लाइक ठोकिए, समझे? जल्दी जल्दी लाइक ठोकिए। अब आ जाते हैं नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट पे। नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट मतलब ये डिफेक्ट आने की वजह से जो मेटल आयन है और जो मतलब जो कटायन और अनायन है उनका रेशियो सेम नहीं होता, रेशियो जो है वो चेंज हो जाता है। ओके, अब देखिए, तो ये डिफेक्ट का नाम है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ओके, और ये क्यों आता है? क्योंकि अनायन की वैकेंसी हो जाती है। अब यहाँ पे देख रहे हैं, मान लीजिए ये जो प्लस है ये Na+ है, और जो ये नेगेटिव देख रहे हैं आप, ये जो नेगेटिव है, ये जो नेगेटिव देख रहे हैं ये Cl- है। अब हुआ क्या? यहां से दो जगह से आप देख रहे हैं कुछ, जो Cl- है वो भाग गया, जो Cl- है वो भाग गया, और ये जगह किसने ऑक्यूपाई कर ली? इलेक्ट्रॉन ने ऑक्यूपाई कर ली। अब आपके दिमाग में ये डाउट आता होगा कि सर Cl- भाग के कहाँ गया सर?
तो उसका टेंशन मत लीजिए, आप हमारी नॉर्मल वीडियो देखिए, उसमें बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बताया गया है कि Cl अपनी ये लोकेशन कैसे छोड़ता है और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैसे आता है। अब जरा देखिए, अभी जो इलेक्ट्रॉन इस लैटिस में फंसा हुआ है, लैटिस साइड पे, ये विजिबल लाइट से एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और एक्साइट डी एक्साइट होगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्साइट डी एक्साइट करेगा, और इसी बीच वो क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा, मतलब वो दिखाएगा। और इस कलर को हम फार्बे बोलते हैं। समझ में आया? जर्मन शब्द है मेरे ख्याल से, जर्मन या ग्रीक है, उसमें हम फार्बे बोलते हैं, और फार्बे मतलब होता है कलर। इसीलिए इस डिफेक्ट में हम बोलते हैं कि एफ सेंटर क्रिएट हो जाता है। क्या क्रिएट हो जाता है, एफ सेंटर। देखिए मैंने नीचे लिख के भी दिया है कि ये एक जर्मन शब्द है मेरे भाई। कौन सा शब्द है, जर्मन शब्द। ओके, चलिए आगे देखते हैं। और आपको बता दूं, इसी एफ सेंटर की वजह से जो सोडियम क्लोराइड है वो येलो कलर का भी येलो कलर देता है। आगे देखिए, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब इसमें क्या हो गया, मेटल ज्यादा हो गया। सर क्यों, मेटल क्यों ज्यादा हो गया, जरा ध्यान से सुनिए। इसमें है ना कोई न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल मेटल या फिर कटायन आके क्या ऑक्यूपाई कर लेता है, इंटरस्टिशियल साइट। क्या ऑक्यूपाई कर लेता है, इंटरस्टिशियल साइट। ये देखिए यहाँ पे आ गया, और न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन ने कहीं और जगह ऑक्यूपाई कर ली, उसने भी लैटिस के बीच में जो खाली जगह है वो ऑक्यूपाई कर ली। समझ में आ रहा है? इसका एक एग्जांपल भी दे देते हैं। मान लीजिए किसी कैटायन के लैटिस में आपने जिंक ऑक्साइड को डाल दिया, या फिर जिंक ऑक्साइड को लेके गर्म कर दिया, तो जिंक ऑक्साइड है ना Zn+2 में कन्वर्ट हो जाता है, और उसका इलेक्ट्रॉन भी उसी में ट्रैप हो जाता है। किसमें, लैटिस में। तो यहाँ पे जो Zn+2 है, ये मेटल आयन बढ़ गया, इसीलिए हम कहते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। और ये एक्सेस डिफेक्ट क्यों आया, क्योंकि इसमें कैटायन ने क्या कर लिया, जी कैटायन ने एक जगह को ऑक्यूपाई कर लिया। सर क्या हम इसमें ऐसे बोल सकते हैं कि डेंसिटी बढ़ जाएगी? यस मेरे भाई, डेंसिटी बढ़ जाएगी, बट ये स्टेट बोर्ड का है, तो आप उतना ही पढ़िए जितना आपके टेक्स्ट बुक में दिया है। ओके बच्चों, चलिए अब हम आ जाते हैं मेटल डेफिशिएंसी वाला डिफेक्ट। कौन सा, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट ड्यू टू कैटायन वैकेंसी। समझ में? अब यहाँ पे मेटल कम हो गया। क्यों कम हो गया, क्योंकि यहाँ पे जनरली ट्रांजिशन मेटल ने अपनी वेरिएबल वैलेंसी दिखा दी। क्या दिखा, वेरिएबल वैलेंसी। जरा समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए हर जगह लैटिस में Na+2 और Na+2 था, तो हुआ क्या, एक जगह पे Na+2 कम हो गया और उसके Na+3 आया। आ रहा है समझ में, Na+3, और दूसरे एक Na+2 कम होने की वजह से दो Na+2 ने +3 दिखाना स्टार्ट कर दिया। टोटल देखिए, एक Na+2 कम हुआ तो कितना चार्ज कम हुआ, दो, तो दो Na+2 ने अपने चार्ज को एक एक बढ़ा दिया, तो मतलब ओवरऑल तो उन लोगों ने मेंटेन करने के लिए अपने चार्ज को चेंज कर दिया। तो एक Na+ की वजह से दो Na+2 Na+3 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो इसके वजह से ये Na+ जो कम हुआ +2, उसकी वजह से मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट आ गया। और ये जनरली किसके केस में दिखता है, जी हाँ, ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और फॉर्मूला भी उसका चेंज हो गया। अब निकल 0.97, ऑक्सीजन 1, ये फॉर्मूला बन गया। तो ये था प्यारे दोस्तों सारा आपका सॉलिड स्टेट का थियरी पार्ट। हम न्यूमेरिकल पे भी जरूर वीडियो बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद वाला जो पार्ट है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, और ये सब कुछ कैंसल्ड है, या फिर आप बोल सकते हैं सब कुछ रिड्यूस सिलेबस है। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो भी डाउट है वो पूछ लीजिए फटाफट, वरना आज की इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ और आपसे मुलाकात करूंगा फिर हमारी एक इवनिंग वाली वीडियो में। और आपको जो भी हमारी डिटेल्स हैं, लेक्चर कब होते हैं, ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे पता चल जाएगा, जो कि बिलियन एजुकेशन के नाम से। तो प्यारे बच्चों, आपको इस वीडियो को शेयर करना है और अब पढ़ाई में लग जाना है, बिकॉज दिस इज हाई टाइम। ठीक है बच्चों, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, मस्त रहें, जबरदस्त रहें और पढ़ाई करते रहें।